नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए उत्तराखंड एक्सप्रेस का आगाज करते हैं इस वक्त की एक अच्छी और बड़ी खबर के साथ। प्रदेशवासियों की त्योहारों को लेकर ये अच्छी खबर है जिसमें एसओपी जारी किया गया है। त्योहारी आयोजन को लेकर ये एसओपी जारी है जिसमें अब कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट फिलहाल तो नहीं है। आयोजन स्थल तय करेगा प्रशासन। अब इसमें सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी और किसी भी आयोजन में 200 लोगों को जाने की अनुमति मिल गई है। ये एक अच्छी खबर है, ये एक बड़ी बात यहाँ पर कि एक राहत की बात। संख्या बढ़ा दी गई है लोगों की किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की। भीड़ प्रबंधन का रखा जाएगा विशेष ध्यान। आयोजक की होगी कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी। अगर कोई खामी पाई जाती है तो नुकसान भी आयोजक को ही झेलना पड़ेगा। और इस खबर पर और जानकारी के साथ दीपांकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपांकर, त्योहारों का सीजन बस शुरू ही हो चुका है। आप कहिए कि अब त्योहार लगातार अपने रंग में अब लोगों को रंगना शुरू कर देंगे। ऐसे में शायद इस चीज की जरूरत थी, लोगों को संख्या बढ़ाने की जरूरत थी किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की। लेकिन सरकार ने जो नया एसओपी जारी किया है, ये आपसे समझना चाहेंगे इसमें किन किन चीजों में सरकार ने रियायत बढ़ाई है लोगों के लिए। बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता था, उसको लेके परमिशन नहीं थी, लेकिन अब उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एसओपी जारी हुई है, उसमें छूट मिली है। बड़ी बात यह है जैसे अभी दशहरा शुरू होगा 17 तारीख से, तो उसमें फिर दशहरे के दौरान जो 25 तारीख को विजयदशमी होगी उसमें तमाम आयोजन होते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा के पंडाल जगह जगह लगते हैं, तमाम और कार्यक्रम होते हैं। फिर दीपावली, उसके तरीके से बाजार सजते हैं। 200 लोगों की लिमिट फिलहाल तय की गई है। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर भी कोई आयोजन होगा किसी भी कार्यक्रम का, चाहे वो कोई समारोह है या फिर कोई भी धार्मिक पूजा है या कहीं पर भी कोई व्यवस्था है, उसके लिए पहले से आयोजन स्थल तय किया जाएगा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा वहां पर सैनिटाइजेशन की, वहां पर मास्क की, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की, ये पूरी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी कि वो किस तरीके से इस पूरी बात को मैनेज करेगा वहां पे, वरना उसके खिलाफ वहां पर एक्शन लिया जाएगा या जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। यानी कुल मिलाकर लोगों के लिए राहत यह है कि धार्मिक आयोजन हो पाएंगे, दशहरा, दीपावली मनाए जा सकेंगे, जगह जगह पर आयोजन हो सकेंगे। रामलीला का आयोजन छोटे तौर पर हो पाएगा क्योंकि अब 200 लोगों का नंबर रहेगा। इसलिए मतलब दीपांकर, हम अब प्रदेश में जगह जगह पर अब दुर्गा पूजा जैसे कि आने शुरू ही होने वाली है 17 तारीख से, तो हम रामलीला का आयोजन, दुर्गा पंडाल लगते हुए देख पाएंगे प्रदेश के अंदर। बिल्कुल आयोजन हो पाएंगे, धार्मिक आयोजन सभी तरीके के अब हो सकेंगे, लेकिन नंबर तय है। 200 से ज्यादा लोग कहीं पर भी शामिल नहीं हो पाएंगे। पहले से जगह तय होगी, प्रशासन से आपको अनुमति लेनी होगी। प्रशासन जहां पर जगह तय करेगा वहां पर वो पूरी व्यवस्थाएं करके देगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर हर वक्त रखी जाएगी कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसको किस तरीके से अस्पताल भेजा जाना है। कोविड की पूरी गाइडलाइंस के बीच सरकार ने यह राहत थोड़ी जरूर दी है कि धार्मिक आयोजन अब हो सकेंगे। कंचन, हाँ, एक सवाल ये कि जो आयोजक होगा दीपांकर, सारी जिम्मेदारी उसी को दे दी गई है। जो भी अगर नुकसान या फिर खामी देखी जाएगी वो आयोजक से ही उसकी भरपाई होगी। तो ऐसे में आयोजकों के लिए क्या गाइडलाइंस है? अच्छी बात तो यह है कि अब 200 लोग शिरकत कर पाएंगे किसी भी कार्यक्रम में, लेकिन आयोजकों की परेशानी थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि कार्यक्रम को सही तरीके से चलाने के लिए और उसमें कोई खामी ना निकले, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। क्या तैयारियां करनी होंगी, क्या गाइडलाइंस आयोजकों के लिए दीपांकर? बिल्कुल कंचना, अगर पिछले कुछ सालों में आप देखें जिस तरीके से लगातार मॉडर्न हुई है चीजें, इवेंट मैनेजमेंट तमाम जगहों पर आया है, गरबा तमाम जगहों पर अब आयोजित होने लगा है, तो उसमें एक अलग से उसके पासेस जारी करते हैं, तमाम इवेंट्स कंपनीज उसको मैनेज करती है। इसी तरीके से अगर रामलीला में आप देखें तो रामलीला में एक कमेटी होती है, वो पूरा आयोजन करती है। इसी तरीके दशहरे को जो रावण दहन होता है उसके लिए अलग अलग समितियां काम करती हैं। यानी जो भी अब समिति होंगी, कमेटी होगी, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उसको पूरी व्यवस्था वहां पर देनी होगी, सैनिटाइजेशन करना होगा, मास्क रखने होंगे, और अगर उसमें कहीं पर कोई कोताही होती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी आयोजक की होगी। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सीएम डिजिटल ट्रांसफर करने वाले हैं आज एक और किश्त उसकी। पंचायतों को राज्य वित्त की राशि किश्त होगी और 5वीं 6ठी किश्त ट्रांसफर करेंगे आप सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिस्तरीय पंचायत को साल 2020-21 का फंड दोपहर 12:30 पर डिजिटल ट्रांसफर करेंगे सीएम।
और आइए अब आपको इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं, जहां पर अधिक ब्याज के चक्कर में हजारों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए आरोपी। एसटीएफ ने इसको यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। चैंपियन सॉफ्टवेयर नाम की फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की गई थी और पीड़ितों की शिकायत के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धर्मनगरी हरिद्वार में संतों की बैठक के बाद मंत्री मदन सिंह कौशिक ने आश्वासन दिया कि जिन आश्रमों का पानी सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ है उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा और बाकी आश्रमों को भी 6 महीने का वक्त दिया गया है। मदन कौशिक ने कहा कि ये एनजीटी का मामला है। सरकार आश्रमों को राहत देने के लिए कोर्ट तक गई, इसलिए किसी आश्रम या फिर मठ मंदिर से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मंत्री के आश्वासन मिलने के बाद साधु संतों ने उनका आभार व्यक्त किया। का निर्णय निकला, हमारे शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी ने सभी पूज्य संतों को आश्वस्त किया कि जो नोटिस आया है वो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा, कोई फीस नहीं दी जाएगी। टैक्स की जो बात है वो गलत है। संत इस बात से नाराज नहीं है कि हमें सीवरेज, हमारे आश्रम सीवरेज से जुड़ें, हमें टैक्स देने में आपत्ति है। बट ये जो एनजीटी वाला मैटर है, एनजीटी में पहले ये था कि इसके पैसे दे के रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं देहरादून से, जहां पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार द्वारा चार्ज नहीं लेने पर मंत्री रेखा आर्य का बयान अब सामने आया। रेखा आर्य कहती हैं कि सचिव की जिम्मेदारी देखना मुख्यमंत्री का काम है। चार्ज कौन लेगा कौन नहीं ले मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जनप्रतिनिधि हूं मैं एक, और जनता के लिए काम करना चाहती हूं। आइए बुलेटिन में बात करते हैं महेश नेगी की। यौन शोषण के मामले में वो घिरे हुए हैं और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं हम, जिसमें विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दिल्ली में विधायक के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। दिल्ली में विधायक के होटल में और उस महिला के होने की पुष्टि हो गई है। दिल्ली के जाने माने होटल के रूम नंबर 258 में रुकने का साक्ष्य मिल चुका है, सबूत मिल चुका है। आपको यहाँ ये भी बताएं कि पुलिस यौन शोषण के मामले की तफ्तीश के लिए दिल्ली पहुंची थी और अब ये मामला पूरी तरह से महेश नेगी के खिलाफ जाता हुआ। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र और अश्लील पोस्ट के मामले में देर रात भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा गढ़ी कैंट थाना पहुंचकर हंगामा काटा गया। थाने का घेराव किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की उठी। पुलिस इस मामले की जांच की बात कर रही है। इन्होंने तहरीर दी है कि मेयर साहब के खिलाफ किसी संबंध में किसी ने एक टिप्पणी फेसबुक पे की है, उसमें लिखा गया है मेयर सुना है, कुछ ऐसा लिखा गया है और इस संबंध में हमने इनसे तहरीर ले ली है। इनको उसको हमने अपनी जीडी में जैसे हम करते हैं उसको एंट्री कर दी है और इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फटाफट से आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। शुक्रवार यानी कि कल प्रदेश में 704 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में कुल केसों की संख्या 54,000 के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मामले 7200 के पार हैं। कोरोना से अब तक 716 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शुक्रवार को जो मामले सामने आए उसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से 242, उसके बाद हरिद्वार से भी 50, नैनीताल से भी 73 और कई जिलों से भी मामले आए सामने। तो ये लगातार बढ़ते मामले और 704 ये नए कोरोना के संक्रमित लोग जो कल एक दिन में पॉजिटिव आए हैं। बीते कुछ दिनों में कुछ कोरोना के संक्रमित लोगों का पॉजिटिव आने का आंकड़ा घटा था, लेकिन एक बार फिर से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और 704 कल में पॉजिटिव आए हुए लोग। बढ़ते आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हरिद्वार के वाइल्ड लाइफ वार्डन में अपने ही सीनियर ऑफिसर को पत्र लिखा और कहा है कि आपके आदेश मान्य नहीं है, अपना आदेश वापस लें। आदेश वापस नहीं लेने पर शासन और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की चेतावनी दी गई। वाइल्ड लाइफ वार्डन ने फॉरेस्ट चीफ और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को चेतावनी भरा पत्र लिखा।
सड़क किनारे बनाए गए डंपिंग जोन की बात की जाए तो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होने वाले हैं अब ये बातें। खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर अगर हम देखें तो सड़क कटान का मलबा डंप करने के बाद जो लंबा चौड़ा स्पेस निकल कर आ रहा है उसे लेकर सरकार की मंशा है कि उसको डेवलप करके लीज पर जरूरतमंदों को, बेरोजगारों को सौंप दिया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग पर ऐसे 480 डंपिंग जोन हैं। इनमें से बड़े डंपिंग जोन को विकसित करके उन पर ढाबा जैसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की बात देखी जा रही है, लेकिन इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से स्टेट को जमीन अपने नाम करानी होगी। अब आपको यह भी बताएं यहां पर कि जमीन का लैंड यूज बदलना होगा। 3 अक्टूबर को देहरादून आए केंद्रीय सचिव के सामने खुद मुख्यमंत्री ने यह सुझाव रखा था, जिस पर आने वाले दिनों में विचार हो सकता है। जितने भी डंपिंग ग्राउंड्स हैं जो कि यूजेबल हो सकते हैं, उनमें स्टेट को अधिकार दिया जाए ताकि उनको डेवलप करके और उसमें हम बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार के साधन पैदा कर सकें। चारधाम सड़क परियोजना के तहत बन रहे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई को कम कर दिया गया, लेकिन अब रक्षा विशेषज्ञ कम चौड़ाई को सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं मान रहे। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम प्रोजेक्ट का तेजी से काम चल रहा है, लेकिन गंगोत्री धाम को जोड़ने वाले गंगोत्री हाईवे की चौड़ाई पर विरोध होना शुरू हो गया। पहले इस हाईवे की चौड़ाई 12 मीटर रखी गई थी, लेकिन कुछ पर्यावरणविदों के विरोध के बाद केंद्र ने चौड़ाई अब आधी कर दी है। सामरिक दृष्टि से ये हाईवे भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी जोड़ता है। सैन्य जरूरतों की वजह से रक्षा विशेषज्ञ इस हाईवे की चौड़ाई को कम करना गलत बता रहे हैं। डिफेंस की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, इसको रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस के प्रिपेयर्डनेस में एक हिंड्रेंस बनता है, उसमें एक बाधा बनता है। जो अपना हाईवे है उसका चौड़ा होना जरूरी है, क्योंकि कई चीज़ें सामरिक हिसाब से जो कई चीज़ें हमारी ऐसे हैं, कुछ व्हीकल ऐसे हैं कि जिसके लिए ट्रैवल करने के लिए सड़क का इतना चौड़ा होना जरूरी है। वहीं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत का कहना है कि कांग्रेस के कुछ तथाकथित पर्यावरणविद इस पर उंगली उठा रहे हैं और सड़क निर्माण को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं, जो इन्होंने काला कानून इको सिस्टम जो यहाँ लागू किया था, उसकी वजह से जो है उनको आड़ मिल गई, उनको संरक्षण मिल गया, इनको तथाकथित पर्यावरणविदों को। उसी आड़ में जो है वो हमारी सड़कों को रोक रहे हैं। सामरिक दृष्टि से गंगोत्री हाईवे आने वाले समय में सेना के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि चंद दूरी पर ही चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। इन हलचलों को रोकने के लिए ये हाईवे अहम हो सकता है। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुझाव को माना तो आप यकीन मानिए कि 15 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं की क्लास की पढ़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन राज्य भर में आए हुए सुझावों पर आखिरी फैसला 14 अक्टूबर की कैबिनेट में होगा। ये पूरी खबर आप जानेंगे ब्रेक के उस पार।